हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को पिछले काफी सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आप ऑनलाइन कहीं पर भी सर्च करेंगे आपको विनोद कुमार बहल सर दिखाई दे जाएंगे। दुनिया भर का कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है। आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि भैया हमने किस तरीके से उनको पढ़ाया और कैसे उनका मदद किया। आज ये वीडियो किस बात का है? आज की इस क्लास में हम लोग न्यूक्लियाई का वन शॉट कवर करने वाले हैं बेटे। ऑलरेडी आपको डूल नेचर का वन शॉट और एटम्स का वन शॉट कल दे दिया था। हम दिन में कोशिश कर रहे हैं कि दो वन शॉट दे आपको, एक आपका पहले फर्स्ट हाफ में और एक सेकेंड हाफ में। तो शाम को आपके पास आ रहा होगा सेमीकंडक्टर्स का वन शॉट। बच्चा पार्टी, ये लेक्चर जब आप करते हैं तो आपको आते हैं बहुत ज्यादा मजे। बहुत सारे बच्चों के 3-4 सवाल है, पहले उसको एड्रेस करता हूं फिर चलते हैं भैया लेक्चर पे। सबसे पहला पहला क्वेश्चन मेरे भाई कि सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना तो आपका डुअल नेचर पढ़ा ना एटम पढ़ा, क्या न्यूक्लियाई फिर भी समझ आएगा? तो हां, बिल्कुल समझ आएगा। सर जीरो पर बैठे हैं, आपके इस वन शॉट से जो आप थियरी समझाओगे क्या समझ आ जाएगा कि पहले से कुछ पढ़ा होना जरूरी नहीं है? भाई कुछ भी जरूरी नहीं है। आप आज डे वन पे बैठे हैं, आप पढ़ के देखो, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी रिटर्न गारंटी है। चलिए, इस सेशन में क्या क्या होने वाला है? इस सेशन में भाई आपका वन शॉट भी होने वाला है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। लेकिन मैं सच्चाई ये बोलूंगा, आप सबको पता है कि फिजिक्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो सारे क्वेश्चंस तो इस एक सिंगल वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी लेकर आऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर आप जो है ना फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद आप लाइव आ जाना, नॉन स्टॉप मैराथन ले लेना, 20 तारीख से पहले सुबह ले, ये सब प्लान्ड है भाई। आप ध्यान से देखिएगा, आप बस पढ़ाई करते रहिए। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ये सारे नोट्स भी बेचते हैं और वहां पर आपसे मैं कनेक्ट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। लाइव क्यों नहीं आ रहा हूं? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लाइव में डिस्ट्रैक्शंस होती है अभी। तो लाइव आएंगे, जरूर आएंगे, मगर उससे पहले जितने भी चीजें हैं आप बिल्कुल प्यारे तरीके से कवर करिए। तो भैया सारे डिस्ट्रैक्शंस को कर दीजिए साइड, आप निकालिए अपना नोटबुक, अपना पेन, और क्योंकि थियरी वाला चैप्टर है तो शुरुआत में थोड़ी सी थियरी, फिर आगे कुछ कुछ सवाल, ये आप मेरे साथ कर रहे होंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आपका न्यूक्लियाई का चैप्टर। हाँ, शुरू करने से पहले बस एक लास्ट चीज, जब ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर टैग भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए भैया शुरुआत करेंगे। सर न्यूक्लियाई के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है, पहले तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं न्यूक्लियाई के अंदर, फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मास डिफेक्ट पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ना है, आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पढ़ना है आर के साथ। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। छोटा चैप्टर है, पहले इसके अंदर बहुत कुछ हुआ करता था, रेडियो एक्टिव होती थी, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, वो सब तो अभी डिलीटेड है। क्या डिलीटेड है, क्या पढ़ना है, सब इस स्लाइड में दे रखा है। सबसे पहले पहले बेटे आपका ध्यान से देखना बच्चे, देखिए यहां पर लिखा बहुत कुछ है। बच्चे पूछते हैं सर ये सब लर्न करना है? नहीं भाई, ये बहुत कुछ लिखा इसलिए है कि भाई कल को आपको इधर उधर से कुछ और ना पढ़ना पड़े। तो यहां पर इतना ही आएगा आपका कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर बेटे एक तो आपका प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ये सारी अलग अलग कहानियां हैं, पर मैं आपको बोलूंगा कि सर न्यूक्लियस के अंदर आपका एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। सर क्या ये पढ़ने की नीड है? नहीं भाई, जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप अपनी नॉलेज के लिए एक बार रीड कर सकते हो सिर्फ, बाकी और इसको कोई लर्न नहीं करना है आपको। सर आपका न्यूक्लियस के अंदर भैया, न्यूक्लियस भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या है? एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है बेटे जिसको हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसका चार्ज भी आपको पता है, इसका रेस्ट मास भी आपको पता है। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। और उसके बाद बातचीत आती है भैया हमारी न्यूट्रॉन की। सर ये न्यूट्रॉन क्या है? सर ये एक चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है बेटे। ये एक चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास आपका प्रोटॉन से करीब करीब बहुत ज्यादा ना मात्र बड़ा है। जैसे यहां देखो 1.6726, 1.6749, दैट्स इट। आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर में बेटे यहां पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको काम आएगी, जैसे न्यूक्लियॉन्स। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? एक देसी भाषा में समझाता हूं बेटे आपको। जैसे हम कहते हैं एक लड़का, फिर हम कहते हैं एक लड़की,
और जब वही लड़का लड़की मिलकर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर उनको कॉमनली बोला जाता है स्टूडेंट, हाँ कि ना? अब ऐसा तो है नहीं कि एक लड़का और लड़की के पेयर को स्टूडेंट बोलेंगे। भाई अगर 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं तो मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए? 7 स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियॉन कह रहा है भैया प्रोटॉन की अस्तित्व अलग था, न्यूट्रॉन का अस्तित्व अलग था, मगर आज क्योंकि दोनों लोग न्यूक्लियस के अंदर है तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं भाई, इनको एक कॉमन नाम से बुलाने वाले हैं विच इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बुलाने वाले भैया? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स which are present in the nuclei are collectively known as nucleons। आज के बाद अगर मैं कभी न्यूक्लियॉन बोल रहा हूं समझ जाना मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। गॉट इट गाइस? पहला पार्ट। अगला आता है बेटे एटॉमिक नंबर। अगला आता है बच्चे एटॉमिक नंबर। सर ये एटॉमिक नंबर क्या है? सर एटॉमिक नंबर क्या है? एक न्यूक्लियस के अंदर बेटे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? जेड से डिनोट करते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो न्यूक्लियस मेरा न्यूट्रल है, अगर वो न्यूक्लियस मेरा न्यूट्रल है, सॉरी एटम मेरा न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, अगर एटम मेरा न्यूट्रल है तो फॉर न्यूट्रल एटम बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? तभी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। अगला 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 ये हो गया भाई। मास नंबर क्या होता है भाई? देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और साथ साथ में न्यूट्रॉन्स भी है। बेटे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और साथ साथ में न्यूट्रॉन्स भी है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो भी नंबर है मिलाकर उसको बोलेंगे मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसको हम डिनोट करेंगे ए से बेटे, याद रखना। सो अगर हमसे पूछा जाए कि मास नंबर जो है इसकी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर जो है ना इसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो देखो एटम्स में Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल में Z इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A हो गया, प्रोटॉन Z हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? दैट इज A माइनस Z, दैट इज A माइनस Z। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया। अगला आता है बच्चे न्यूक्लियर मास। तो भाई नाम से समझ में आ रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में किसकी वजह से मास है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। समझना बच्चे, इसको स्मॉल m अगर मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियर मास को अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको मैं ये बोलता हूं बच्चे, ऐसा मान के चलते हैं लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन, क्योंकि बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सिमिलर है। आगे बताऊंगा ये स्मॉल m कितना होता है। तो हम न्यूक्लियर मास को स्मॉल m इंटू ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? मानी एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m हो गया और टोटल मेरे पास a इज द मास नंबर, टोटल मेरे पास a इज द मास नंबर बेटे। तो ये हो गया मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। अगला है न्यूक्लाइड। एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, फिर उसका होता है नामकरण, मानी उसका नाम रखा जाता है प्रॉपर तरीके से। तो जब इस न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया कि ये क्या है तो उसका मास नंबर पता चल गया, जेड भी पता चल गया। अब इसको बोलते हैं न्यूक्लाइड। अब इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लाइड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे आपके लिए जरूरी क्या क्या था? न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियर मास। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है ना बच्चे? अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटे। अब कुछ 3 चीजें हैं जिसके बारे में बोर्ड्स में सवाल पूछे गए हैं बेटे, तो आपको जानना है। जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटे, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं मेरे बच्चे। तो अगर मैं आपको बता दूं बेटे, तो आइसोटोप्स द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है जिनके 2 एटम्स है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है जिनके 2 एटम्स है, उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। माने कि दोनों एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी सेम बट मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान से देखो, जैसे यहां पर देखो, ये है 1H1, ये है 1H2, ये है 1H3,
इस कंडीशन में सिर्फ एक प्रोटॉन है मेरे भाई, यहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, यहां पर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स है, मानी प्रोटॉन का नंबर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिससे मेरा मास नंबर डिफरेंट है। सो अगर कभी भी एग्जाम्पल लेना हो आइसोटोप का, तो दिस इज प्रोटियम, हाइड्रोजन का, ठीक है ना, एक प्रोटॉन है, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज ट्राइटियम, दिस वन इज ट्राइटम, 3 होना चाहिए यहां पर, समझे भैया? हां जी। तो आपको यह समझ में आ गया बेटे? बच्चे ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मैंने इस तरीके से डिजाइन करे हैं लेक्चर्स कि आपके पेपर में एटलीस्ट वहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये तो आप लिख के ले लो, बस आपको मेहनत करनी है। बेटे मेरी बात सुन, तू यहां तक आ गया इसलिए बता रहा हूं, पहले ही मिनट में नहीं बताना चाहता था। मैं पूरी रात भर ऑफिस में सोया, आप लोग के लिए मैं फाइल्स बना रहा था, क्योंकि मेरी ऑफलाइन लेक्चर्स भी होते हैं। अभी ये सुबह के मतलब आप लोग के लेक्चर से पहले 10:30 बज रहे, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोग से पहले मैंने सुबह एक क्लास लिया, 2 लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, दूसरी भी क्लासेस है मेरी, बहुत सारी क्लासेस है। रात के 1-2 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस चल रही होती है, फिर उसके बाद आपको लोग के लिए कंटेंट डिजाइन करना, ये सब चीज। इसके लिए आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा उस नीडफुल जनता तक पहुंचा दीजिए बेटे, जिनको एक्चुअल में जरूरत है। आपको नहीं पता कि आपके एक शेयर से किस बच्चे की हेल्प हो जाने वाली है, और ऊपर वाला आपको उसका कितना कितना गुना देने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस को आप शेयर करिए, नहीं, मैं कह रहा हूं यार, कंटेंट आप समझ गए कि बढ़िया कंटेंट आ रहा है, तो बढ़िया कंटेंट उस बच्चे तक पहुंचाइए जो वाकई में नीडफुल है, जिसको किसी और टीचर का नहीं समझ में आ रहा। शायद मेरा कंटेंट अगर उसकी फीड में चला जाए तो उसको समझ आ जाए, उसकी मदद हो जाएगी। दैट इज इट, दिस इज आवर मोटिव, यही हमारा मोटिव है बेटे। चलिए भाई, तो अब आइसोटोप्स के बाद अगला आएगा बेटे आइसोबार्स। आइसोटोप्स के बाद मेरे भाई अगला आएगा आइसोबार्स। सर ये आइसोबार्स क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं बच्चे, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, ये आपका आर कॉल्ड आइसोबार्स, आर कॉल्ड आइसोबार्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेम मास नंबर बट डिफरेंट, पिछले वाले में सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट मास नंबर था। अब की बार सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। जैसे आपका 1H3 यानी ट्राइटियम और 2H3 यानी हीलियम, दोनों का मास नंबर क्या है? 3 है। जैसे क्लोरीन सल्फर, जैसे कैल्शियम आर्गन, ये आपके एग्जाम्पल्स भी दे दिए मैंने। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इनको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये मस्ट चीजें हैं लर्न करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोन्स। मैं आपको दिखाऊंगा बेटे कि किस तरीके से ये पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, क्योंकि देखो थियरी पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मगर पेपर में मार्क्स आएंगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। आंसर हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, आंसर पता होने से बेटर यह है कि पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ लो कि भैया वो आंसर है किस चीज का, कौन से क्वेश्चंस का। डोंट वरी, और जो भी आपके सजेशंस है ना यार, प्लीज कमेंट में जरूर दिया करो। ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप रोज पढ़ रहे हो, मान लो आपने दोनों लेक्चर्स कर लिए, तो एक बार कह दो कि सर डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 स्टार्टेड। उससे मुझे भी लगता है मेरा ये बच्चा मेरे साथ रेगुलर है, मेरे साथ कनेक्टेड है भाई, ठीक है ना। तो आइसोटोन्स क्या होता है? द न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, भाई जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है उनको आइसोटोन्स बोलेंगे। जैसे आपका A-Z सेम होना चाहिए, जैसे A-Z सेम होना चाहिए भैया। क्या सेम होना चाहिए? A-Z सेम होना चाहिए मेरे भाई। जैसे क्लोरीन और पोटेशियम, ये आइसोटोन्स है, क्योंकि दोनों के पास 37-17, 39-19, 20 न्यूट्रॉन्स है। जैसे आपका Hg और Pu, ये आइसोटोन्स है। और एक और आएगा फोर्थ वन, दैट इज आइसोमर्स। सर आइसोमर्स क्या है? ये वो न्यूक्लियाई है जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, जिनका मास नंबर भी सेम है। सर फिर तो सेम नहीं हो जाएगा? हां जी, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। जैसे एक न्यूक्लियस, आपने एटम्स में पढ़ा था मेरे साथ, जैसे एक न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है और वही सेम आइडेंटिकल न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। दोनों क्या है भैया? एक दूसरे के आइसोमर्स है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटे एक और चीज आपको बता दूं, अक्सर बच्चा परेशान रहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से सैंपल पेपर लगाऊं, क्या फॉर्मूलाज लगाऊं, क्या चीट शीट्स है, सब चीजें।
तो शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चीट शीट्स, ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जो अभी ये जो लिख रहा हूं मैं। मगर दिस वन, ये फॉर्मूला बुक्स एंड माइंड मैप्स, सैंपल पेपर्स, ये सब जो है ना बेटे, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, विच इज फिजिक्स बूस्टर बैच, ठीक है ना। तो वहां पर आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ मटेरियल है, और वो भी हाई एंड मटेरियल है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर्ड किया गया है। तो आप लिंक पर क्लिक करके वहां से इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड बेटे, ये आपकी तरफ से सपोर्ट है जो बाकी बच्चों के हित के लिए यूज होगा। ये पैसा अपने लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं बेटे, आप समझना इस चीज को, है ना। क्योंकि अपने लिए जो पैसा है मैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कमा लेता हूं। समझ में आना मेरी बात को। आगे देखो भैया, एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान से देखना बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट। सर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर? आप देखो इसके डेफिनेशन मल्टीपल्स है, मल्टीपल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है भाई, कम समय है उतना पढ़ो जो पेपर में आएगा। तो वैसे आप कहते हो कि कार्बन, एक्चुअल जो कार्बन 12 का मास है उसका 1/12 को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मगर आप समझो एक एएमयू जो होता है भाई, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आप देख, अक्सर बच्चा पूछा सर सब याद करेंगे, टाइम ही नहीं है। याद ही नहीं करना ना भाई, ये तो हमने सिर्फ दे रखा है, आपको बस एएमयू याद करना है। और 1 एएमयू बराबर बेटे ये याद करना है 1.660565 मोबाइल नंबर है भाई ये, इंटू -27 kg, बस इतना याद करना है बच्चे आपको। क्या याद करना है? बस इतना ही याद करना है, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ही याद करना है। आपको बता दूं बेटे कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू के बराबर है, क्योंकि उधर भी आपका 1.67 था और सब -27 था, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझे? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर, कोई अगर आपको कह देगा कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन, तो कह देना अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चंस में काम आएगा, ये बताऊंगा कैसे काम आएगा, किस तरीके से काम आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ो। कह रहा सर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर के शुरुआत में दिया होगा, ये आपको वैसे भी याद है। मास ऑफ प्रोटॉन पेपर की शुरुआत में दिया होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पेपर की शुरुआत में दिया होता है, डोंट वरी। हां, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मास लगभग इतना होता है। यू शुड नॉट लर्न दिस थिंग, दिस विल बी गिवन टू योर पेपर। हाँ, ये चीज देखो कि ये जो एटॉमिक मास जो जो मेजर कर रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं बेटे, उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये अपनी थियरी में जरूर लिख लेना। The atomic masses can be measured accurately by using an instrument which is known as spectrometer बेटे, जिसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अब याद रखो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया था आपका एटम्स के अंदर, जहां पर काफी यूज होता है। तो बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया कि नहीं है? और वहीं पर बच्चे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 10⁻⁻13 जूल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, अगर मैं मास के कंपैरिजन में एनर्जी देखूं, ध्यान से देखना, एक एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटे? मेरा एनर्जी mc² होता है, और मैं कह दूं इफ m इज 1 एएमयू, अगर मास की जगह मैं 1 एएमयू डाल दूं तो मेरा एनर्जी जो बनेगा वो इतना जूल बनता है। आपका सीबीएसई 2023 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 2023 या 2024 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक एएमयू को आप एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, पहले जूल के फॉर्म में, और फिर उसके बाद में उसी को रिप्रेजेंट करो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। तो ये तो जूल हो गया बच्चे, ठीक है ना? समझना, अगर मैं बोलूं तो आपका ये एनर्जी के बराबर है। अगर m 1 एएमयू है तो इसी को मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना है, तो यहां पर आप कोड करना पड़ेगा डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहां पर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप समझना, अगर अगर बच्चे मास मेरा 1 AMU है तो एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझना मेरी बात को, अगर मास मेरा 1 AMU है, आई विल से दैट एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ठीक है सर। अब की बार आएगा भैया न्यूक्लियर साइज। सीबीएसई का सवाल है कि न्यूक्लियर साइज को कैसे बताया गया था। तो बेटे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। कैसे? रदरफोर्ड की, याद रखना, ये लिख लेना अपनी थियरी में, दैट न्यूक्लियर साइज, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज वाज टोल्ड बाय रदरफोर्ड, वाज टोल्ड बाय रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उसी ने बोला था ना कि एटम की बीचों बीच एक बहुत छोटी और बहुत मैसिव बॉडी है, वेयर द होल मास एंड द होल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। याद है? हाँ सर। सर न्यूक्लियर साइज, भाई न्यूक्लियस का साइज कैसे निकालेंगे बताओ सर? तो हमने क्या किया बेटे, हमने ना कंसिडर किया, ऐसा अज्यूम किया कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका कुछ तो रेडियस होता होगा, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ वॉल्यूम भी होता होगा। तो हमने ऐसा माना बेटे, हमने ऐसा माना कि यार ये न्यूक्लियस जो है ना एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका कुछ तो रेडियस है, हाँ कि ना? और फिर हमने बोला कि न्यूक्लियस का कुछ तो वॉल्यूम भी होता होगा, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल बॉडी का। ये वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, मानी मास नंबर पर। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा ठीक है सर। तो इसका मतलब बेटे, इसका मतलब बच्चे आर क्यूब जो है, ये तो कांस्टेंट है भाई, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर मैं क्यूब हटाना चाहता हूं तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर भी क्या आएगा? 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो दिस इज एक्चुअली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो दिस इज एक्चुअली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 बेटे। यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। और आगे बता दूं, आर बराबर कोई आर नॉट कॉन्स्टेंट लग जाएगा, ठीक है ना, ए की पावर 1/3। आर नॉट अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। यहां से देखो, आर इज लाइक आर नॉट ए की पावर 1/3। ये एक कांस्टेंट है जो कि पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। कुछ किताबों में 1.1 भी लिखी होती है, तो ज्यादा घबराने की नीड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज हो गया बेटे, तो थोड़ा सा स्लो आप देख लीजिएगा, बट दिस इज समथिंग लाइक, अगर लेक्चर का ड्यूरेशन भी कम रखना है और आपको सब कुछ समझाना भी है, तो मेरे हिसाब से देखो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है ना बेटे। प्रॉब्लम यह है कि जब थियरी वाली चीजें हम आपको समझाते हैं ना, तो जैसी टीचर के सामने आप बैठे, मैं बोले जा रहा हूं, बक 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 करे जा रहा हूं, उससे आपके दिमाग में क्या होता है, इधर से उधर, तो एक सेकंड में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई साहब 11 तारीख हो गई है, इंतजार कर किस बात कर रहे हो? 18 को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 20 को तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, समय तुम्हारे पास है नहीं भाई। आप समझो ना, 11 भी आधा बीत, अभी जब तक ये वीडियो आपके पास आ रहा होगा और मेरी बात सुन रहे होगे तो आपका आधा दिन बीत चुका है 11 का। तो 12 13 14 15, 15 भी मत मानो क्योंकि 18 को, सॉरी 15 16, हाँ 15 मान लो, 15 16 17 हट गया, 18 का सिर्फ आधा, और तो आधा आज का आधा, ये 4 4.5 5, मैक्सिमम 6 दिन है आपके पास, मैक्सिमम 6 दिन है आपके पास। कर क्या रहे हो भाई? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं बहुत से बहुत ज्यादा कंटेंट देने का, मगर आप तो सब चीजों को डिले कर रहे हो ना मेरे भाई, तो ये दिक्कत है मेरे भाई। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन के लिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मल्टीपल कुछ नुस्खे हैं, मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दूंगा आपको, डोंट वरी। आप समझना भैया, ये जो न्यूक्लियस का आपने साइज बताया, तो इसी न्यूक्लियस का कुछ तो डेंसिटी भी होता होगा। हाँ जी बिल्कुल होता होगा सर। एक बात बताओ बच्चे, मैंने अभी आपसे बोला कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा न्यूक्लियस डेंसिटी का। कौन सी डेंसिटी का? न्यूक्लियर डेंसिटी का। सर उसका फॉर्मूला होगा न्यूक्लियस का मास अपॉन उसी न्यूक्लियस का वॉल्यूम। मैंने कहा ये भी ठीक है यार। सर न्यूक्लियस का मास कैसे होगा? अभी मैंने आपको पीछे बताया। मान लेते हैं एक न्यूक्लियन का मास m है और एक न्यूक्लियस के अंदर a इज दी मास नंबर, माने इतने तो न्यूक्लियॉन्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब। भाई साहब अभी आपने बोला r तो r नॉट a की पावर 1/3 होता है,
मैंने कहा ये भी बात सही है, हमने इसको यहां पुट कर दिया, तो ये बना मेरे पास ma over 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब है आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब, समझना। मैंने कहा ठीक है सर, 3 गया ऊपर, सो 3ma ओवर 4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। समझना बात को बेटे, समझना बात को, ए से ए कट जाएगा, तो मेरा मेरा जो डेंसिटी है न्यूक्लियस का बेटे, मेरा जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। और क्या पता चला कि भाई मास कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, मानी मेरा न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा था, मगर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। समझो बात को, ये जो मेरा डेंसिटी है इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर बेटे, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आप लोग मेरी बात समझना बेटे, आप देखो यहां पर सीबीएसई के लिए तो है ही है, लेकिन आगे एंट्रेंस के लिए भी अगर आप पढ़ते हैं, नीट जेई के लिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई। आप देखो, आप विनोद कुमार बहल है मेरा नाम, ठीक है ना, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, एंट्रेंस का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। आप समझना मेरी बात को। तो आपने बोला सर इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, हमने कहा ठीक बात है सर, मास ऑफ न्यूक्लियस मिल गया, सब कुछ मिल गया। मैंने कहा भैया डेंसिटी तो मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मैंने कहा भैया डेंसिटी तो मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी का जब ये वैल्यूज डाला हमने इधर, जब ये सब कुछ पुट किया, तो मेरा डेंसिटी न्यूक्लियस का जो आया वो लगभग लगभग 10 की पावर 17 के ऑर्डर का आया, वो लगभग लगभग बेटे 10 की पावर 17 के ऑर्डर का आया। मेरा जो डेंसिटी है मेरे भाई वो लगभग लगभग 10 की पावर 17 के ऑर्डर का आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना आया मेरे भाई? 10 की पावर 17 के ऑर्डर का आया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। समझना बात को, समझना बात को, ये जो किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का डेंसिटी है, ये भी बोर्ड्स में सवाल आया है, पानी का डेंसिटी के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना ज्यादा है, कुछ नहीं, इसका डेंसिटी इससे डिवाइड मार लो तो आपको लग जाएगा कि 10 की पावर 14 टाइम्स ज्यादा डेंसर है एक हिसाब से। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा ठीक है। देखो एक दो सवाल करा देता हूं आपको बीच बीच में भी, ठीक है ना। वैसे तो मैं यूजुअली क्या करता हूं कि चैप्टर खत्म करता हूं फिर सवाल कराता हूं, बट चलो एक दो सवाल यहां पर बीच बीच में कर लेंगे बेटे। जैसे न्यूक्लियर मास आयरन का इतना है बेटे, तो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी है। जैसे आयरन का न्यूक्लियर मास दे रखा है, आपको न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी है। मेरी बात समझिएगा बच्चे, आप लोग मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझिएगा बेटे। हमने कहा सर आयरन का न्यूक्लियर मास दे रखा है, आपको न्यूक्लियर डेंसिटी समझनी है आयरन की। आइए देखते भैया, हमने यहां पर एक चीज देखना भाई, एक चीज देखना भाई, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस कितना होगा भाई? गिवन है 55.85, मगर ये तो एएमयू में है, इसको मुझे केजी में करना पड़ेगा, तो मैं कह दूंगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी हो गया। राइट बच्चे, ये मेरा आयरन न्यूक्लियस का मास हो गया। ओके सर, उसी तरीके से भैया अगर मुझे न्यूक्लियर डेंसिटी चाहिए भाई, अगर मुझे न्यूक्लियर डेंसिटी चाहिए तो मुझे मास ऑफ आयरन चाहिए होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयरन चाहिए होगा। ये भी ठीक है सर। मास की जगह तो सीधा सीधा 55.85 इंटू 1.66 10 की पावर -27 आ जाएगा, मगर वॉल्यूम की जगह इट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, ठीक है ना। और याद रखो आर तो आर नॉट, आर क्यूब तो आर नॉट क्यूब इंटू ए हो जाएगा। देखो ना, अगर आर मेरा आर नॉट ए की पावर 1/3 है, क्यूब करेंगे तो इतना आएगा भाई। बात तो सही है सर आपकी। तो इसका मतलब ये बन जाने वाला है, 3 ऊपर करो तो 3 इंटू 55.85 1.66 10 की पावर -27, नीचे डिवाइड होगा बेटे 4 इंटू पाई की जगह 3.14 और आर क्यूब की जगह आर नॉट का होल क्यूब। आर नॉट का वैल्यू क्या है भाई? 1.2 इंटू 10 की पावर -15, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। और मास नंबर क्या है भाई? 56। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा बेटे। और हम आपको ऑलरेडी कह चुके हैं
कि मास नंबर पे डिपेंड करता नहीं है। कारण ये देखो, अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 56 से 56 वैसे ही कट जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बट स्टिल हम तो ये कह रहे हैं कि डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब लगभग लगभग ऑर्डर तो 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब का ही आता होगा, मगर सॉल्व पूरा करना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भैया आप सामने से ये नहीं बोलेंगे कि हमको नहीं आता है। अब आप कह देंगे विनोद सर ने हमको ये ऑलरेडी करवा दिया था, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटे कह रहा है सर आप ऐसा अज्यूम करिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है। हमने कहा ओके। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर। मैंने बताया था, आपसे पूछ रहा है। आप सबसे पहले पहले इस न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाल लेंगे। कैसे? उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से मैंने डेरिवेशन करवाया आपको। ये रहा ma/4π3 पाई आर नॉट का होल क्यूब इंटू ए। समझे ना भाई? मैंने कहा ठीक है सर। वो लगभग लगभग आपका आएगा बेटे 2.3 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। समझे? यस सर। वो लगभग लगभग आपका इतना आ जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो कोई बात नहीं, वो यही तो पूछ रहा है आपसे कि सर हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर। ओके, सो न्यूक्लियर डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी इज एक्चुअली 2.3 इंटू 10 की पावर 17/3 14। समझ में आया कि नहीं आया? तो 10 की पावर 14 टाइम्स पानी के डेंसिटी से भी ज्यादा डेंसर है न्यूक्लियस का डेंसिटी। इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। गॉट इट गाइस? देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का मैंने यहां सब कुछ डाला है, मगर आपको कुछ जानने की नीड नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है भाई। चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उसने पोलोनियम, ठीक है ना, पोलोनियम सोर्स लिया था विच इज एक्चुअली अ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ही आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, वैक्यूम चेंबर में पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकाले बेटे, उन अल्फा पार्टिकल्स की बंबार्डमेंट करा दी बेरिलियम के ऊपर। उन अल्फा पार्टिकल्स की जैसे उसने क्या किया, हीलियम 24 को बेरिलियम पे बंबार्डमेंट करा दी भैया। समझ में आया कि नहीं आया? बेरिलियम पे बंबार्डमेंट करा दी। अब बेरिलियम का मतलब क्या होता है? अब अगर बेरिलियम की, और यहां पर देखो क्या क्या निकला है। देखो ये लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? ताकि रेडिएशन अब्सॉर्ब कर ले, बिल्कुल सीधे निकल जाए अल्फा पार्टिकल्स। यहां से देखो क्या निकला, न्यूट्रॉन निकला। और उस न्यूट्रॉन के साथ और क्या निकला, पैराफिन स्लैब जो कि कार्बन का बना हुआ है। फिर प्रोटॉन निकला और फिर प्रोटॉन डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर दिया। ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है बेटे, आप समझना, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का मतलब क्या हो गया? 4। बेरिलियम का मतलब क्या हो गया? 4। और 4 के साथ आपको यहां पर क्या लिखेंगे? 4 के साथ यहां पर क्या लिखेंगे आपको पता है, आप ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, तो ये आप बताएंगे। इससे क्या बनेगा? एक तो न्यूट्रॉन बनेगा जो कि 0 1 है, प्लस यहां पर C612 बनता है, ठीक है ना। तो ये कितना होना चाहिए मेरा? ये कितना होना चाहिए मेरा? ठीक है ना। ये कितना? और भाई कर लो मास नंबर को कंजर्व और एटॉमिक नंबर को कंजर्व, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो रहा है। बट आप डोंट वरी अबाउट दिस। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ऑनेस्टली बोलूं आपसे पेपर में नहीं पूछने वाला है भाई साहब। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, सच बता रहा हूं आपसे पेपर में नहीं पूछने वाला है। तो ये तो नॉर्मली भाई देखो, टीचर आदमी हो, कल को तुम कह दो सर आपने वो टॉपिक मिस कर दिया था इसलिए ले आया यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा क्या पूछेगा फिर हमसे? मैं आपको बता दूंगा भाई क्या पूछेगा हमसे। हमसे ये पूछेगा कि सर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। सर सच बता रहा हूं सर, कंफर्म पूछने वाला टॉपिक है व्हाट इज एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स बेटे। व्हाट इज एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स बेटे? क्या मेरी बात समझ में आ रही? सर न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है सर, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे रखता है न्यूक्लियस के अंदर। भाई साहब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम न्यूक्लियर फोर्स का है। मैंने अपनी लाइफ में अक्सर यह सवाल पूछते हुए देखा है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ग्राफ पूछ लेगा, रिपल्शन, अट्रैक्शन, सब आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं बेटे। तो न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है। आपको ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ कुछ फर्मी तक काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये
3 फर्मी तक काम कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 3 फर्मी तक काम कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद ये 0 हो जाता है। बताऊंगा आपको कैसे, किस तरीके से, ठीक है ना। आगे ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। अभी मैंने देखो, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है। प्रॉपर्टीज पूछेगा तो बस आप इतना लिख दोगे चलेगा। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग लगभग 2 से 3 फर्मी तक चलता है। उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर आप 3 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो एकदम से 0 हो जाएगा। ऐसे पूछता है भाई, ऐसे असर्शन रीजन में, एमसीक्यूज में पूछेगा आपसे। मैं तो मन करता है कि सारी किताब के सवाल करा दूं आपको। समय जितना है उसके देखा देखी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप पेपर में बैठो तो ऑन द स्पॉट आपको याद आए। मगर उसके लिए बेटे मल्टीपल रिविजन आपको करनी पड़ेगी। ये जो भैया दीदी की स्ट्रैटेजी में आप लोग लैंड होते हैं ना भाई, एक बात बताओ, जब से शुरू किया है एक वीडियो दिया था, वो भी आपको प्लानर दिया था, स्ट्रैटेजी नहीं दिया था, बताया था क्या क्या करेंगे, और तब से डेडिकेटेडली तगड़ा कंटेंट दिया जा रहा है। समझना बात को। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर इफ आई एम सीरियस यू आर ऑल्सो सीरियस। और कौन कहता हो नहीं सकता भाई? वेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाहत है तो कैसे नहीं हो सकता भाई? आपके पास हफ्ते का समय है। सच बता रहा हूं, तुमने वो डायलॉग नहीं सुना एलॉन मस्क का कि तुम किसी भी एक महीने 30 दिन के काम को 3 दिन में भी कर सकते हो? बताऊं, ओरिजिनली बताऊं, खुद सोच के देख। तूने आज तक पढ़ाई करी है, 12th तक आ गए तुम लोग भाई, पेपर से एक दिन पहले जितना तुम पढ़ सकते हो या जितना तुम पढ़ते हो, क्या सच बताना उतना ही तुम पूरे हफ्ते में भी पढ़ पाते हो? नहीं भाई। तो अगर पढ़ने भाई पेपर से एक दिन पहले पढ़ सकते हो तो हफ्ता है यार अभी तो क्यों नहीं करेंगे यार? और तुम सोच के आ रहे हो कि सिर्फ फिजिक्स के लिए तुम्हारे साथ है। नहीं भाई, लगा पढ़ाऊं यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लाइक वी विल गिव यू एवरीथिंग मैन, सब कुछ। बस आप सिर्फ अपने फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। मैं फिजिक्स के बाद भी आऊंगा आपके पास, मैं हर सब्जेक्ट में आऊंगा आपके पास, मैं आपको बताता रहूंगा भाई करना क्या है, किस तरीके से करना है। तुमको बस सिर्फ करते रहना है यार, है ना। ये चीजें जरूरी होती है टाइम टू टाइम। तो मैंने कहा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है सर, अभी बताऊंगा कैसे सर। दूसरा, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा है, मैं आपको समझाता हूं बेटे। हम जब सॉलिड्स पढ़ते थे 11th क्लास में, सर अब 11th क्लास, बता तो रहा हूं ना भाई, घबराते क्यों हो यार? देखो, मैंने कहा यार एटम के अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है मान लेते हैं। तो ये दोनों आपस में 0.8 फर्मी पर बिल्कुल बैलेंस्ड है। होता है ना भाई? क्या रहा, आराम से बैठे हुए, जैसे कि मैं और मेरे घर वाले, बोर्ड एग्जाम चल रहे, पापा चले गए किसी शादी में या रिश्तेदार के घर, आते ही तुमने उनका रूप बदला हुआ जरूर देखा होगा, क्योंकि वे उनके कान भर देते हैं। भाई साहब, आपको पता भी है 12वीं के बाद आपका बच्चा क्या करेगा? भाई साहब, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई साहब। ओ भाई साहब, छोड़ दो भाई, भाई साहब को छोड़ दो, हमें अपने काम पे छोड़ दो। यहां पर ये आराम से बैठे हुए हैं, कोई आएगा उंगली करेगा, कह रहा चल मैं तेरे को खींचता हूं, कह रहा चल मैं तेरे को खींचता हूं। अबे भाई क्यों कीजिएगा यार, तू उसको रहने देना भाई अपनी जगह पे। मगर नहीं, हमको तो उंगली करने की यार। किसको? रिश्तेदारों को। यहां पर भी उंगली करेंगे। अब भाई साहब एक बात बताओ, जब ये खींचेगा पापा आएंगे, बेटे इधर आ, तूने फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ लिए, तुम एक्सप्लेनेशन तो दोगे ना भाई, तुम वापस से कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहोगे ना चीजों को। तो ये जो है पार्टिकल कह रहा भाई जाने देना भाई मेरे को, अरे जाने दे भाई मेरे को अपनी जगह पर। समझ रहे हो आप? तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे जाना चाहता है, मानी इसके अंदर आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या आ जाएगा भैया? अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहीं पर आपने इसको कंप्रेस कर दिया, माने डिस्टेंस कम कर दिया 0.8 से। ये कह रहा भाई मैं यार वहीं पे खुश था यार, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए भाई। तो ऐसे केस में ये रिपल्सिव, मतलब अपनी मीन पोजीशन पर जाना जाएगा। ऐसे केस में रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगे। ये वो डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब मानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हमेशा याद रखना, एक छुटकू सा एग्जांपल सुनाता हूं, आप ध्यान से देखना भैया। छुटकू सा एग्जांपल है भैया, ये मैंने फ्लेम्स देखा था, फ्लेम्स डेडिकेटेड एग्जांपल फ्रॉम फ्लेम्स। भाई क्रेडिट दे देना चाहिए सबको, भाई उन्होंने बनाया था, हमने वहां से कॉपी कर लिया। समझना बात को। ये है दीदी, गर्लफ्रेंड, ये है भैया बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। हुआ ये कि ये जो बॉयफ्रेंड भैया है, इन भैया ने एक बार दीदी से लड़ाई कर ली। इनकी दीदी नहीं,
इनकी दीदी नहीं, इनकी तो मतलब इनकी गर्लफ्रेंड है ये, इनसे लड़ाई हो गई इनकी। होता नहीं बच्चा घर पे बोलता है मैं जा रहा हूं घर छोड़कर, फिर पापा कहते हैं "अरे जाने दो ना भाई, जब पैसे खत्म होंगे तो रात को वापस घर पे वापस यहीं पे आएगा। भाई साहब ने लड़ाई कर ली, गर्लफ्रेंड ने बोला जाओ 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 जहां जाना जाओ, भैया चले गए। चलते 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 आप देखो यहीं से वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक दिन और लड़ाई हुई, चलते 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 वापस आ गया भाई। ठीक है, इन्हें सोचा एक बार ही अपनी दीदी से भी लड़ाई करके देख लेता हूं। गर्लफ्रेंड से करी लड़ाई, गर्लफ्रेंड कह रही जा रही हूं मैं छोड़कर, बॉयफ्रेंड कह रहा है चल चल निकल। इसको क्या पता था कि भाई इसको तो ये लग रहा था जैसे मैं घर छोड़ के गया वापस आ गया था। इस बेचारे को क्या पता कि यार दीदी का तो नीचे कोई और इंतजार करने वाला है, वो तो वापस कभी आएगी नहीं, चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए। हाँ कि ना? इसका मतलब दिस वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मानसिक स्थिति ठीक है इसकी। दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मतलब ये बेटे कि जब मैंने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी जगह पे आ गया, और इसको डिस्प्लेस करा तो उधर ही चले गया। जब मीन पोजीशन से किसी चीज को डिस्प्लेस कर दो और वो वापस अपनी जगह पर आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। आप समझो यहां पर क्या हो रहा है बेटे, यहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बच्चे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये आप चैप्टर सेकंड में भी पढ़ते हो, हर जगह आपको यह मिलेगा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी आप मिनिमम बोलेंगे समझना स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोलेंगे समझना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोलेंगे समझना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, व्हाटएवर यू आर सेइंग वी आर अंडरस्टैंडिंग सर, हमें समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया सर। तो यहां पर क्या है भैया, 0.8 फर्मी पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वापस आना चाहेगा, कम कर दोगे तो वापस आना चाहेगा। तो इसका मैंने ग्राफ बनाया बेटे, इसका मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का। बेटे 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये देखो, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। 0.8 फर्मी पर बच्चे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है -100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे बेटे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस अगर मेरा 3 फर्मी से बढ़ गया तो भाई साहब मेरा मेरा न्यूक्लियर फोर्स ही जीरो हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स मतलब बाइंडिंग ही जीरो हो जाएगी। आपने डिस्टेंस कम करा बेटे तब भी पोटेंशियल एनर्जी मेरा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मगर याद रखो मैंने कहा था डिस्टेंस कम करोगे तो वापस आना चाहेगा, खींचना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्सेस। डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो वो आपका अंदर आना चाहता है, मानी अट्रैक्ट होना चाहता है, तो अट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अक्सर अक्सर ऐसा पूछता है आपसे कि भाई ग्राफ बना दो इसका, तो ये ग्राफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई साहब। 4 बार प्रैक्टिस कर लेना इस ग्राफ की। मैंने 4 बार हैश डाल दिया, इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्या बता सकता हूं मैं आपको, समझे? तो वही है, जब आर आर नॉट से छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है विद डिक्रीजिंग आर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स है। आर आर नॉट से बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो विद इंक्रीजिंग आर, इट इंडिकेट्स अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट आर नॉट बराबर 0.8 फर्मी एंड वैरीज इनवर्सली नॉट एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बट डिपेंड्स ऑन सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस। आपको इस बात से लेना देना नहीं है, छोड़ दो इसको। और जब आर मेरा 4 फर्मी हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है भैया, अट्रैक्टिव। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये एक चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, मानी डिपेंड नहीं करता कि भाई पार्टिकल का चार्ज है कि नहीं है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। ये हर चीज में लग सकता है, ये हर जगह लग सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो और कुछ मत पढ़ो, बस एक और पढ़ लो, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। आपने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहला प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स, तीसरा बेटे आपका चार्ज इंडिपेंडेंट, तीसरा हो गया, और चौथा मेरे भाई आपका नॉन सेंट्रल फोर्स। जैसे कुलाम्स लॉ के अंदर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगता है तो वो लाइन के अलोंग ही लगता है। ये कह रहा नहीं भाई, लाइन के अलोंग लगने की कोई नीड नहीं है, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग देयर सेंटर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटे आप लोग को? क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चे? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं भैया, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बेटे आगे बढ़ेंगे भैया, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है हमसे? ध्यान से देखना बेटे, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस कह रहा है कि सर हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास कंजर्व्ड है, मगर यहां पर भैया कह रहे हैं
सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कांस्टेंट, देखना सम ऑफ द मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरैक्शन, मानी ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसका मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि यहां पर मास डिफेक्ट नाम का एक शब्द आता है। कैसे, मैं आपको अंदाजा देता हूं। एक बच्चा था, उसने एक रूम रेंट पे ले लिया बेटे, एक बच्चा था, उसने एक रूम रेंट पे ले लिया बेटे, और उस भाई ने जैसे ही एक रूम रेंट पे लिया बेटे, तो वो रूम उसने लिया फॉर एन एग्जांपल 5,000 रुपए का। उस भाई ने वो रूम बेसिकली 5,000 रुपए का ले लिया बेटे। दूसरे भाई ने भी एक और रूम रेंट पे ले लिया बेटे, दैट टू फॉर 5,000 बेटे। दूसरे भाई ने भी एक रूम रेंट पे ले लिया बेटे, दैट टू फॉर 5,000। तो 5,000 और 5,000 मिलाकर कितने हो गए, 10,000 हो गए। वहीं पर इन दोनों बच्चे ने लैंडलॉर्ड से बात करी, बोला भैया ऐसा है, हम दोनों एक ही कमरे में रह लेंगे, आप बस हमारे लिए एक शेयरिंग बेड डाल दो, मतलब एक और बेड डाल दो इसमें, आप हमसे रेंट थोड़ा ज्यादा ले लो। अब ऐसा तो है नहीं कि लैंडलॉर्ड उसी कमरे का 5,000 का 10,000 ले लेगा, कुछ तो कम करेगा। हो सकता है वो 7,000 में मान जाए, हो सकता है वो 7,500 में मान जाए, हो सकता है वो 8,000 में भी मान जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटे, तो पैसों की कमी आ गई, पक्का है ना। पहले कितने जा रहे थे, 10,000, अब कितने जा रहे हैं, 8,000। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब यहां पर भी ऐसा ही होगा बेटे, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है मेरे भाई। क्या है भाई, न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन है भाई, और एक न्यूट्रॉन है। अगर अलग से प्रोटॉन रखा हुआ है और अलग से न्यूट्रॉन रखा हुआ है, तो इनका मास जो है दोनों का मिलाकर एक न्यूक्लियर मास से ज्यादा होता है। कारण, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मुझे जोड़ना है आपस में, अगर मुझे इनको आपस में जोड़ना है भाई, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ ऑब्वियस सी बात है, मास तो कम होगा ही होगा। यानी ये जुड़ जाएंगे तो एनर्जी चाहिए, तो मास कम हो जाएगा। समझना बात को। जैसे मास डिफेक्ट डेल्टा एम, तो मैंने क्या बोला, इट इज द, देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को मास डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे Z इंटू एम पी, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, मनी मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू ए माइनस जेड। इन दोनों में से मैंने माइनस किया मेरे भाई किसको, न्यूक्लियस के मास को। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो डिफरेंस आया मेरा, दैट इज एक्चुअली नोन एज मास डिफेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। यस सर। तो एक टर्म आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस का जो भी मास डिफेक्ट आया होगा बेटे, उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से आप डिवाइड कर दो, तो वो होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन और पैकिंग फ्रैक्शन, यानी एक न्यूक्लियॉन में कितना मास डिफेक्ट आया हो। ठीक है सर। अब की बार आएगी बाइंडिंग एनर्जी भैया। जैसे कि एक न्यूट्रॉन को आपको तोड़ना है, सॉरी, एक न्यूक्लियस को तोड़ना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जो सरप्लस एनर्जी चाहिए होती है, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से देखो, द एनर्जी, the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, ऐसे कंडीशन में हम बाइंडिंग एनर्जी को बोलेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में मेरे भाई हम बाइंडिंग एनर्जी को बोलते हैं बेटे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर और भी डेफिनेशन है, that it may be defined as the surplus energy which the nucleus give up by virtue of their attractions when they become bound together to form a nucleus, when they become bound together to form a nucleus। आप समझना बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल है यार। डेल्टा एम क्या था, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटे, हाँ कि ना, ठीक है ना, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चे माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो मेरा डेल्टा एम था भाई, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटे, इसको मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। क्या हो गया भाई मेरा, ये मेरा हो गया बेटे बाइंडिंग एनर्जी, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस और नॉट बच्चा पार्टी।
तो अब बातचीत आएगी बेटे, अब बातचीत आएगी भैया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बातचीत आएगी भैया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है बेटे? ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है भैया? तो मैं आपको बता दूं भैया, बाइंडिंग एनर्जी जो आया, अगर उसको मैं न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से डिवाइड करता हूं बेटे, तो आप यह समझने की कोशिश करिएगा बेटे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है। जैसे जो भी बाइंडिंग एनर्जी आया उसको आप ए से डिवाइड कर दो, तो वो मुझे बताएगा मेरा जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है तो कितना स्टेबल नहीं है। आप समझ रहे? जैसे द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of a nucleus gives a measure of the stability of that nucleus, gives a measure of the stability of that nucleus. Greater is the binding energy per nucleon of a nucleus, more stable is the nucleus, more stable is the nucleus. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा ठीक बात है सर। आपको बता दूं बेटे, आयरन के लिए आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, आयरन का न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बेटे, आयरन का न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। समझना बात को, आयरन का न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बेटे, न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे, यहां तक समझ में आ गया बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने कहा चलो एक बाइंडिंग, देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है यार, मतलब अगर 20 साल के PYQs उठा दिए जाए तो कम से कम 18 साल में बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा होगा, और कम से कम 10 साल तो सीधा सीधा ही बाइंडिंग एनर्जी कर्व पूछा होगा, सीधा सीधा, मतलब कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा सर बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमको क्या बता, देखो कुछ इस तरीके से कर्व बनाते हैं बेटे। सर ये बनाएगा क्या? नहीं, आपको ऐसे बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस बनाने, मतलब जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइनें ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 लाइनें ऐसे बना दो भैया, 5 लाइनें ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5, और ऐसे 10 लाइनें ऐसे बना दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो 10 लाइनें ऐसे बना दोगे, 5 लाइनें ऐसे बना दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका यहां से नंबरिंग हो जाएंगी 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250, यहां से 0 2 4 6 8 10। कारण है क्योंकि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, उसी का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उससे ऊपर की हमको नीड ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, हमारे पास कुछ न्यूक्लियस है जो बहुत लाइट है और कुछ न्यूक्लियस है जो बहुत हैवी है बेटे। तो ऐसा हमारा एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बनेगा बेटे, ऐसा हमारा एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बनता है बेटे, हमारा ऐसा एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बनता है, एक्सेप्ट हीलियम कार्बन ऑक्सीजन। हीलियम कार्बन ऑक्सीजन को छोड़कर बेटे मेरा एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेरा एक बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट और स्मूथ कर्व बन रहा है एक्सेप्ट हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन को। देखो कैसे बनाए मैंने, देखो कैसे बनाए मैंने बेटे, देखो मैंने कैसे बनाए, आप ध्यान से देखना मैंने कैसे बनाए। देखिए ये आपका क्या है, ड्यूटेरियम, ये क्या है, ट्राइटियम, ये क्या है, लिथियम, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, MC, ये इंडियम, ये W, ठीक है ना, ये आपका AN, ये आपका यूरेनियम। आपको दिखाई दे रहा है बेटे जैसे जैसे मेरा, देखो पहले जो मेरे एलिमेंट थे, पहले जो मेरे लाइट न्यूक्लियाई थे जो बिल्कुल हल्के हल्के थे, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, देखो ये तो मेरा मास नंबर है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर देखो कम है कि नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ता जा रहा है बेटे, देखो जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ता जा रहा है बेटे, जैसे यहां पर सल्फर तक आते आते मेरा अब ये 32 का रेंज है, मानी मिड नंबर का रेंज हो गया, और 32 से लेकर लगभग लगभग 127 या 140, माने 30 से लेकर या 40 से लेकर 120 मान लो, ऐसे करके। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की रेंज है बेटे, वो देखो आपका 8 से ऊपर ऊपर है। कितना है? 8 से ऊपर ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कहा बिल्कुल ठीक है सर। जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ रहा है, फिर मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है। इसका मतलब वहां से हमको पता चल रहा है कि ये जो सबसे छोटे एलिमेंट है, ये जो सबसे सबसे लाइट न्यूक्लियाई है, वो भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, बीच वाला स्टेबिलिटी रखता है, बीच वाले रेंज के एलिमेंट स्टेबिलिटी रखता है बेटे। देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई, जैसे हीलियम, ये रहा भाई हीलियम, फिर उसके बाद कार्बन, ये रहा भाई कार्बन,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ये रहा भैया ऑक्सीजन। द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाई ऑन और नियर अ स्मूथ कर्व, लाई ऑन और नियर अ स्मूथ कर्व, ठीक है ना भैया। अगर हम ध्यान से देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1h1, 1h2 एंड 1h3। समझ में आया कि नहीं है? कह रहा है इन द मास रेंज 2 से लेकर 20 तक देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो 2 से लेकर 20 में बेटे हीलियम कार्बन ऑक्सीजन का मैक्सिमास है, लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिनिमास है। इसका मतलब सर जो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन है मेरे, वो मेरे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो मेरे लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो मेरे क्या है बेटे, लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। मैंने कहा ये भी बात सही है यार, ये भी बात सही है यार। तो आप देखो बेटे कि सर there are well defined maxima and minima on the curve. The maxima occur for this indicating the higher stability of these nuclei than the neighboring ones. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे एलिमेंट्स के अंदर मोस्ट स्टेबल, नहीं, पड़ोसियों में सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, पड़ोसियों में सबसे ज्यादा स्टेबल यही है हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, और पड़ोसियों में सबसे लेस्ट स्टेबल यही है लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 है तो O16 इज मोस्ट स्टेबल, O18 इज लीस्ट स्टेबल। समझे? यस सर। the minima corresponds to low stability occur for lithium, this आपका क्या कहते हैं बोरॉन एंड दिस नाइट्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा ठीक है सर। आगे देखते हैं भैया, यहां तक हो गया सर। द कर्व हैज ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू। देखो 40 से लेकर 120 तक लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर कर्व 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आयरन के लिए पीक वैल्यू विच इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। किसके लिए? आयरन के लिए, मानी मोस्ट स्टेबल है आयरन के लिए। जैसे ही मेरा मास नंबर बढ़ता है बेटे तो मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ता है। मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी, जैसे ही मेरा मास नंबर बढ़ेगा मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाएगा। 120 से जैसे ही मेरा मास नंबर बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और यूरेनियम के लिए बन गया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानी ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये भी अनस्टेबल है, और ये छोटे वाले भी अनस्टेबल है। ये कुछ ऐसी बात होती है कि जब हमें वॉशरूम लगा होता है तो क्या होता है, एक जगह पे नहीं बैठा जाता, इधर उधर घूम रहे, तो मान लो वॉशरूम बंद है और वॉशरूम लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, इधर उधर आपका उछल रहे होते, इधर उधर घूम रहे होते, ऐसे करके ऐसे जा रहे होते, है ना, अनस्टेबल है ना हम लोग। लेकिन वहीं पर जब बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं तो क्या होता है, एक जगह बिल्कुल आराम से स्टेबिलिटी के साथ बैठे हुए। तो यहां पर भी वही है, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, कुछ तो होगा। तो ये जो छोटे वाले पार्टिकल है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए मिलने की कोशिश करेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये वाले जो है ये अनस्टेबल है तो ये फूटने की कोशिश करेंगे और स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। आप समझते नहीं हो? बोलते हैं भाई जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर होना भी ठीक नहीं, बोलते नहीं लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वाली बात हो गई। तो खैर वो एग्जाम्पल यहां पर बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो तुम ये मत समझना, बट स्टिल मैंने तुमको ये बता दिया। और आगे कह रहा है सर मास नंबर ये हो गया भाई, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ क्यों है बेटे? कह रहा है दिस डिक्रीजेस ड्यू टू द न्यूक्लियर रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स व्हिच मेक्स द हेवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल। समझ गए आप लोग बेटे? अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटे? सबसे पहले जो आपका हेवियर न्यूक्लियाई है अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने जाएगा तो फूटने की कोशिश करेगा। वहां पर होता है एक फिनोमेना विच इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है फिनोमेना? न्यूक्लियर फिजन। तो हेवियर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है भाई, ठीक है ना, लीस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो हेवियर न्यूक्लियाई क्या करेगा, वो टूटेगा, स्प्लिट्स होगा इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर में इतना छोटा नहीं, वो 40 से 120 के रेंज वाले में। तो देखो यूरेनियम जैसे आपका बेरियम और क्रिप्टन में टूटा तो 7.6 से उसके जो डॉटर एलिमेंट्स है उसका बनता है 8.5 मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, माने एनर्जी भी निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूक्लियर फिजन में यही होता है विच इज द बेसिस ऑफ एटम बम। तो एटम बम जब फूटता है तो क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हाँ कि ना? यस सर। सर छोटे वाले जो है वो भी लीस्ट स्टेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्या करेंगे, वो जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक मध्यम रेंज के अंदर आने की कोशिश करेंगे। ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब में। इसके लिए कुछ बेसिक एसेंशियल नीड है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का होना, बताऊंगा सन के अंदर होता है, कैसे होता है आगे लिखा हुआ है मैंने। कह रहा सर कुछ सवाल करवा देते हैं, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा माहौल भी लाइट हो जाएगा इसी बहाने। सवाल है एक्सप्रेस वन एटॉमिक यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स बेटे, एक्सप्रेस वन एटॉमिक यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स
फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको थियरी में पढ़ा चुका हूं। ये अब आपका काम है, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो दिस इज योर होमवर्क। वही है ना, E बराबर mc स्क्वायर में m को आप 1 AMU डालेंगे तो पहले जूल में निकलेगा, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो आपको पता है व्हेन m इज 1 AMU तो मेरा एनर्जी बनेगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ दिस। अब देखो यहां पर डेटा जो है ना एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट है, डेटा नॉट गिवन है, तो आप घबराएंगे नहीं भाई, आपको डेटा गिवन होगा पेपर में। यहां पर डेटा नॉट गिवन है क्योंकि भैया एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है ना, खुद को भगवान मानने की कोशिश करते। वैसे बता देता हूं, मास डिफेक्ट मांग रहा है तो डेल्टा एम क्या होगा बच्चे, कुछ नहीं, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। समझे ना भाई, ये होगा। तो इसका भी दिया होगा बेटे, एक प्रोटॉन का मास दिया होगा, टोटल 8 है, समझ में आया कि नहीं आया? तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि Z होता है और यहां पर A माइनस Z होता है, प्लस बेटे फिर 16 माइनस 8, 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये होगा आपका डेल्टा एम बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको बता दूं बच्चे, कभी कभार इसके बाद एनर्जी भी पूछ लेता है। सो फॉर न्यूमेरिकल्स बेटे, फॉर न्यूमेरिकल्स डेल्टा ईबी इज डेल्टा एम, जो भी मास आया कहां पर, ये आया होगा आपका एएमयू में, दिस इज एन एएमयू, तो मास इन एएमयू इनटू बेटे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, अगर एएमयू में है तो ही, अगर केजी वेजी में आया तो भैया आपको फिर एएमयू मतलब ये 931.5 से मत मल्टीप्लाई कर देना, फिर तो सीधा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जैसा होता है वैसा कर लेना। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी क्लियर है हमारी। यस बच्चों, राइट बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, ध्यान से देखना भैया, आगे बढ़ेंगे भैया, यहां तक हमारा हो गया भैया। देखो रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, काट दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है ना, सिलेबस में नहीं है, काट दिया, आपको नहीं करना है, छोड़ दो भैया, नहीं करना है, ठीक है ना, छोड़ दो भैया, नहीं करना है, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो कि कभी कभार सोडी फजान रूल एक बार ही पूछ लिया गया था सब कुछ डिलीट होने के बाद भी, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी गाइस, वो मैं आपको बता देता हूं। सोडी फजान, ये वो तारक मेहता वाला सोडी नहीं है भाई, कहीं तुम सोचो कि भाई ये उस सरदार जी ने दिया था, नहीं भाई। सोडी फजान दो लोग ने, ये रदरफोर्ड और सोडी ने जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अगले 10 दिन तक जो है ना सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो भैया चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम है बिफोर डिसइंटीग्रेशन, इट मस्ट इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। मानी चार्जेस के सम को भी बराबर रख रहा है, मास नंबर्स को भी बराबर रख रहा है। अच्छा, सोडी फजान ने क्या बोला कि सर अगर मेरा एक्स ए जेड है बेटे और यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब है भैया अब जो बनेगा, अब जो बनेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, 2 गुना चार्ज होता है और 4 गुना मास होता है, और ए जो है वो 4 से माइनस हो जाएगा। समझना बात को, ये पहला रूल था, किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा। हमने कहा ओके। अगली बारी में कह रहा है किसी भी न्यूक्लियस से अगर बीटा पार्टिकल निकलता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में भैया देखो इन जनरल बीटा लिखा है तो आपने कह दिया z बराबर a+1 हो जाएगा और मास नंबर सेम रहता है। बट याद रखना बीटा भी दो तरीके का होता है, अगर सिर्फ बीटा बोला और बीटा नेगेटिव बोला ये एक ही बात है, सेम थिंग, सेम थिंग, तब आपने z को 1 से बढ़ा दिया, ठीक है ना, और a सेम रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ बीटा निकला, ओ सॉरी बीटा पॉजिटिव निकला भैया, तो ऐसे कंडीशन में भैया आपका z विल बी -1, z 1 से घट जाएगा और a तब भी सेम रहेगा। याद रखना भाई, सिर्फ बीटा या बीटा नेगेटिव बोला तो ये रूल है, बीटा पॉजिटिव बोलता है तो z जो आएगा वो 1 से, इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा लिख दिया मैंने,
ठीक है ना, बीटा नेगेटिव और बीटा कुछ भी लिखा हो, और अगर एक्स ए जेड है और वो कह रहा बीटा पॉजिटिव निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में बेटे z -1 हो जाएगा और इधर a रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा भैया, a रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। और तीसरा मतलब चौथा कंडीशन जो है वो कह रहा है सर अगर एक्स ए जेड है उसमें से गामा पार्टिकल निकलेगा तो भैया सब कुछ सेम रहेगा, बस एनर्जी का हेरफेर होता है, बस एनर्जी का हेरफेर होता है। तो इसका मतलब ऐसे कंडीशन में आपका वही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। कायदे से आपको यहां पर x की जगह y लिखना चाहिए करीब, क्यों? क्योंकि दूसरा न्यूक्लियाई बन गया ना एक हिसाब से, समझे आप? मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। जैसे कैसा, जैसे ये देखो, जैसे इसने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया कि सर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो ए है, तो अब ये एक्स ए जेड है भैया। अब ये क्या है बेटे, अब ये एक्स ए जेड है बच्चे, अब ये एक्स ए जेड है, ध्यान से देखना, यहां पर दिस इज एक्स ए जेड, राइट बच्चे? ओ भाई क्या हो गया, ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई? जैसे ये एक्स ए जेड है बेटे, ठीक है ना, जैसे ये एक्स ए जेड है, इससे अगर मेरा अल्फा पार्टिकल निकलेगा बेटे, तो ये ए वन क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, तो एक्स जेड माइनस 2 ए -4, सही है भाई? यस सर। अब इससे अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा, मैंने कहा था सिर्फ बीटा या बीटा नेगेटिव, तो आप यहां लिख देंगे एक्स z-2, तो +1 हो जाएगा, तो +1 मतलब z-1 और a तो सेम ही रहेगा। फिर से अल्फा पार्टिकल निकाला इसने, अब से अल्फा पार्टिकल लिख लेंगे, तो x z-1 है, तो -1 में से 4 और माइनस कर देंगे, तो z-5 हो जाएगा। और a -4 था, तो -4 में से चार और सॉरी उल्टा कर दिया, z-1 था ना, तो -3 हो जाएगा, 2 से 2 और माइनस हो जाएंगे ना, तो z-3 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा a-8 हो जाएगा, इधर तुम्हारा a-8 हो जाएगा, राइट? 4 और माइनस हो जाएंगे, ठीक है सर। अब की बार क्या हो रहा है, इसमें से फिर गामा पार्टिकल निकला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वही a-8 z-3। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग इसने ये एक क्वेश्चन दिया है, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हुआ, 72 जो है जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 70 बन जाएगा और ये 176 बन जाएगा, ये देखो बन गया। फिर भाई बीटा बीटा नेगेटिव निकला तो ये 71 बन जाएगा, ये 176 ही रहेगा। फिर अल्फा निकला तो ये 69 हो जाएगा और ये तुम्हारा 172 हो जाएगा, सही है। और फिर गामा निकला तो यू का यू बिल्कुल सेम का सेम। तो A4 क्या रहा भाई 172, यहां पर क्या रहा भाई आपका Z4 क्या रहा 69। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराने की नीड नहीं है भैया, हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई कैसे आपको सॉल्व करना है। आई गेस यू आर नाउ एबल टू डू दिस क्वेश्चन, इजीली आप कर सकते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और जब न्यूक्लियस के अंदर खुद से चेंजेस होने लगते हैं तो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं बेटे। Reaction which involves the change of stable nucleus of one element into the nucleus of another element, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन के साथ अल्फा पार्टिकल का बंबार्डमेंट करा दिया तो वो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बन गया। तो यहां पर क्या हुआ, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो गया। जब न्यूक्लियस खुद चेंज करता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन, और जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इंक्लूडिंग है उस प्रोसेस में तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमको तो न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ना है भाई, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटे? तो इन जनरल क्या होगा भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन में यहां पर एक टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और एक बम्बार्डिंग पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, या जैसे भी आगे आप पढ़ोगे तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बारी होता है। तो एक टारगेट न्यूक्लियस है और एक बम्बार्डमेंट पार्टिकल्स है, एक बम्बार्डिंग पार्टिकल है। समझ में आया? कोई भी प्रोजेक्टाइल ए हो गया भाई, या कोई भी एक पार्टिकल है जो उड़ते 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 ऐसे आ रहा है और बिल्कुल चिपक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो आगे हमको एक बी न्यूक्लियस देता है भाई, दूसरा न्यूक्लियस, और एक हमको कोई एलिमेंट्री पार्टिकल दे देगा, जैसे कुछ भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी जो भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक एलिमेंट्री पार्टिकल दे देगा, या फिर गामा रे, मतलब एनर्जी तो रिलीज होगा ही होगा। क्यू फैक्टर क्या है भाई, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है उसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बेटे क्यू बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी टोटल भी होता है,
या फिर वही सेम Q बराबर आपका डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब है? व्हेन दिस M इज एन AMU। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, डोंट वरी, जो पेपर में आते हैं, घबराओ नहीं, सब कुछ होगा। यहां तक आते आते थक गए ना? देखो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो तब भी नहीं थका हूं। एनर्जी मेरी बिल्कुल वही सेम थी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थी। ऐसा भी नहीं है कि भाई तेजी हो गई, बहुत ज्यादा वो हो गया, है ना? अब टॉपिक ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। आप समझो मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने वाली है। देखो सेमीकंडक्टर में कैसे खेल खिलाता हूं, चलो वो भी थियोरेटिकल है, छोड़ो उसको। भैया देखो आपका क्या कहते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, ये आपका चैप्टर 1 2 3, इनमें कितने मजे दिलाता हूं। समझो भाई, ये बड़े बड़े चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा पर मजे आएंगे। डोंट वरी फॉर दैट, आप टेंशन मत लीजिएगा बेटे, सब मजे आएंगे। आगे देखते हैं भैया। कह रहा है सर अगर इनिशियल रेस्ट मास फाइनल रेस्ट मास से बड़ा है तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और ऐसे को हम एक्सोथर्मिक या एक्सोअर्गिक रिएक्शन बोलते हैं। और वहीं पर अगर इनिशियल रेस्ट मास मेरा कम रहता है फाइनल रेस्ट मास से तो क्यू वैल्यू नेगेटिव रहती है, एंडोथर्मिक या एंडोअर्गिक रिएक्शन बोलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। समझो इतना कुछ है पढ़ने को तो आपको होती है घबराहट, सर मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। अरे भाई सवाल लगा ले, कोई बात नहीं, सवाल लगा ले, मेरे साथ हो जाएगा, डोंट वरी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने तेरे को बता दिया, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी Q बराबर डेल्टा MC स्क्वायर होती है। फिर वही बात है भाई, दो तरीके का रिएक्शन होगा भाई, एक न्यूक्लियर फिजन होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है भाई। न्यूक्लियर फिजन क्या होगा, बड़ा एलिमेंट जैसे यूरेनियम है, जैसे उसके ऊपर न्यूट्रॉन टकराएगा तो बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हाई एनर्जी होती है लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा ठीक है सर। जैसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है भाई, क्या होगा, एक अब दो तरीके का है, एक तो अनकंट्रोल्ड एक कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड जैसे यहां पर देखो, एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पे टकराया, 3 न्यूट्रॉन बने, एक तो लॉस्ट हो गया लेकिन आगे 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन 2 और यूरेनियम पे टकराएंगे तो इधर से क्या होगा भाई, 2 और न्यूट्रॉन बनेंगे और इधर से भी 2 और न्यूट्रॉन बनेंगे। अगले जनरेशन में क्या होगा, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। ये इतना रैपिड है मेरे भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया एनर्जी वो कर रहा है। ये इतना ज्यादा रैपिड है कि पूरा का पूरा मटेरियल इन अ माइक्रो सेकंड एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ में आया? बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, जैसे जैसे एटॉमिक बॉम्ब, एटम बम। समझ में आया कि नहीं आया? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 3 निकले तो आपने 2 एब्जॉर्ब कर लिए तो एक ही आगे फिर वही ऐसा कंट्रोल मैनर में हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं बेटे। इसका एग्जाम्पल आगे मॉडरेटर होता है, जो सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर खैर अब सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। फिर भी लगता है तो अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे, मगर जो है नहीं तो उसको क्यों टाइम पास करना है। समझ गए ना? तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है बेटे, कि जैसे पहले पहले कितने न्यूट्रॉन्स थे, बाद में कितने न्यूट्रॉन्स है। देखो बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स है और दूसरे जनरेशन मतलब प्रीवियस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स है, उससे आइडिया लगेगा कि भाई जो मेरा चेन रिएक्शन है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि बराबर है, इक्वल है। अगर मेरा K1 है मतलब चेन रिएक्शन स्टेडी है, अगर K1 से बड़ा है मतलब चेन रिएक्शन बढ़ रहा है। भाई देखो ना, यहां पर क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स है और यहां पर क्या है, 1 है, मतलब चेन रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर मेरा K लेस देन 1 है तो मतलब चेन रिएक्शन ग्रेजुअली डाई आउट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और दूसरा याद रखना, K1 है मतलब जो फिजनेबल मटेरियल है, जिसका फिजन हो रहा है, जैसे यूरेनियम, उसको मैं क्रिटिकल साइज का बोलता हूं। अगर K ग्रेटर देन 1 है तो उस मटेरियल का साइज को मैं सब सुपर क्रिटिकल साइज बोलता हूं। अगर K लेस देन 1 है उस मटेरियल को मैं सब क्रिटिकल साइज का बोलता हूं। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। आज आपको पता चल रहा होगा कि हाँ वाकई में यार पढ़ना तो था, पढ़ा नहीं कोई बात नहीं, अब टाइम है, अब थोड़ा यूटिलाइज कर लो इसको। देखो यार आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या टाइम हो रहा है, 11:28 हो रहा है भाई। देखो 11:28 हो रहा है भैया, इसको डिलीट मारते नहीं तो फ्री पेज में आ जाएगा पीपीटी में। तो 11:28 हो रहे हैं मेरे भाई। अब 11:28 होने के बावजूद भी जो है ना, ये वीडियो अभी जब खत्म होगा तो मोटा मोटा 12 बजे तक मान लो खत्म हो गया, सपोज करते हैं, तो आप देखना हम हमारी इतनी क्विक सर्विस है आप लोगों के लिए कि भाई फटाफट देखो वीडियो पहले एडिट, मतलब वीडियो जैसी आपकी बंद होगी तो फिर वो यूट्यूब में जाती है, थंबनेल बनता है, प्रोसेसिंग होती है, सब चीजें, दिस टेक्स टाइम। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि यार विद इन खत्म होने के विद इन 30 to 40 मिनट्स वीडियो आपके पास आ जाएगा। हम क्यों चाह रहे हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि भाई आपका समय वेस्ट ना हो। आप लोगों ने ये मुझसे बोला था सर प्लीज 12 बजे से पहले करना, ट्राई बहुत किया मगर यार और भी चीजें होती है, तो कोई बात नहीं, जहां आपने 12 बोला वहां 1 मान लो। कल से जल्दी आ गया, कोशिश करेंगे कल के बाद और जल्दी आ जाए, डोंट वरी फॉर दैट, है ना? समझो बात को। अब देखो चैप्टर आपका हो गया खत्म, ठीक है ना? चैप्टर आपका हो गया खत्म। बस यहां पर एक और चीज देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर नॉट इन सिलेबस,
नॉट इन सिलेबस बताना कमेंट में, हाँ कि ना। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर आप लोग के हिसाब से तो करवा देंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई मिले, बड़ा बना दिया, हाँ कि ना, एनर्जी का रिलीज होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए भाई सवाल करते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं भाई। सीबीएसई का सवाल है ये। किसका सवाल है भैया? सीबीएसई 2025 का। देखो सीबीएसई 2025 का, मैंने फिर बोला सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, जो रह जाएंगे कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और मैं आपको कराऊंगा, लाइव करेंगे। और बताओ भाई, मजे आएंगे, मगर आप पढ़ते रहो, शेयर करते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? सर दो न्यूक्लियाई का मास नंबर दे रखा है, ध्यान से देखना। हमको तो दो न्यूक्लियाई का मास नंबर दे रखा है। A1 क्या है? 27, और A2 क्या है बेटे? 64। A1 क्या है बेटे? 27, और A2 क्या है? 64। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो समझना RA बाई RB क्या होगा, समझना RA बाई RB क्या होगा। कोई बात नहीं, पहला सवाल है, घबराओ नहीं, मैं करा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। पहला सवाल है बेटे, घबराओ नहीं भाई, मैं बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है भैया। पहला सवाल है, घबराओ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। है ना बच्चे? क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? आइए जरा समझते हैं भैया। एक सिंपल सी बात है बेटे, ध्यान से देखना बच्चे। मैंने कहा आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। मैंने कहा आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है बच्चे। मैंने कहा सर आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। बात तो सही है सर। तो अगर मैं R1 ओवर R2 करता हूं तो वो हो जाएगा A1 का पावर 1/3 अपॉन A2 का पावर 1/3। समझे भाई? यस सर, यस सर, समझ गए सर। तो समझो भाई, तो R1 बटे R2 क्या होगा फिर? तो R1 बटे R2 क्या होगा फिर? तो ऐसे में जो A1 है बेटे वो 27 है, और A2 कितना है? 64 है, कि होल पावर 1/3 हो गया। ठीक है सर। तो R1 बटे R2 को लिखने के लिए आसान तरीका है, 27 को क्या लिखूंगा? 3 की पावर 3। 64 को क्या लिखूंगा? 4 की पावर 3, कि होल पावर 1/3। तेज नहीं जा रहा हूं, बस कैलकुलेशन है, घबराओ नहीं भाई, हो जाएगा, तुमसे भी कर लोगे यार, मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो यार। R1 बाय R2 क्या है भाई? 3/4। अरे हाया ना बोल यार, R1 बाय R2 क्या है भाई? 3/4। मैं कह रहा हूं ना भाई, तुझसे एक बात बता, तू आज ऐसे ही बैठा रहता, तू आज टाइम पास कर रहा होता, तू आज टाइम वेस्ट कर रहा होता, तेरे पास आ गई मेरी वीडियो, मैंने तेरे को कह दिया भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, सुबह आ गई, शाम को आ गई, सुबह आ गई। मैं दिन में एक वन शॉट भी दे सकता था, मैं ये भी तो कर सकता था कि मैं सिर्फ तेरे को बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देता और कह देता हो गया भाई। नहीं भाई, मैं सब कराना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इन 10 दिन में तू इतना पढ़े जितना तुझे पूरे साल में किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं खड़ा हूं तेरे साथ, बस तुझे तुझे मेहनत करने की नीड है भाई। छोड़ दे सब कुछ यार। मैं कल ऑफिस में सोया हूं यार, मैंने अपनी वाइफ को फोन करा, मैंने कहा यार बोर्ड एग्जाम्स है बच्चों तक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी टिल 10 डेज, मैं चाहता हूं मैं ऑफिस में रहूं। कि भी लाइक ओके, वो सपोर्ट कर रही है भाई, जबकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, फिर भी शी सपोर्टिंग। क्यों? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए कहां से कितने सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं आप समझ नहीं सकते भाई, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए आपको बस सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ना है यार। कितनी प्राउड फीलिंग आती है ना जब रिजल्ट आएगा और आपके बढ़िया नंबर आएंगे। मैं चाहता हूं कि पेपर के बाद आप आए, हर एक वीडियो पे आए और कहे भैया जिंदगी बना दी आपने। मैं कौन होता हूं जिंदगी बनाने वाला भाई? ऊपर वाले ने मेरे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तुमको भी तो कुछ करना है, कि सिर्फ मुझे करना है? मेरा तो हो गया जो मैंने करना था। आप समझो ना भाई, और क्या बोलूं? फिर कुछ टाइम बाद स्पीचलेस हो जाऊंगा मैं। जो चल रहा है ना, कर लो भाई। अब एक बात बताओ, ऐसा नहीं है पुरानी पीपीटी है, पुरानी पीपीटी में 2025 का सवाल कैसे ऐड हो जाएगा? तरीके से कैसे ऐड हो जाएगी चीजें? समझो ना बात को। पीवाईक्यूज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं, डायमंड क्वेश्चंस कराने हैं, बहुत कुछ सोचा है यार। पेपर, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद 10 से 12 घंटे का मैराथन सोचा है, लगातार मेरे साथ रिवाइज करोगे यार। एक ही दिन बचा है भाई, लास्ट में 4-5 दिन होते ना तो मैं बोलता चल ठीक है यार कोई बात नहीं, टाइम मिल रहा है रिवीजन के लिए। एक ही दिन तो है, तुझे भी एक दिन में रिवाइज करना है, तुझे पता भी नहीं चलेगा एक दिन में रिवाइज कैसे करते हैं, तो बात के लिए कैसे छोड़ सकता है यार? कहां दिन बचे भाई? 11 खत्म हो गई, 12 13 14 15। चल तेरा फिजिकल नहीं है, मैं ऐसा मान लेता हूं, 16 17 18 19। तेरा फिजिकल नहीं है तो 8 दिन है, फिजिकल है तो 5 दिन है। सोच, कहां टाइम है ही नहीं। और फिर भी तू आज इधर उधर घूम रहा है भाई, फिर भी तू आज टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर भी तू कह रहा है मेरे पास है टाइम, मैं कर लूंगा। कैसे? मैं वीडियो बनाऊंगा तेरे लिए कि 24 घंटे में तुझे करना कैसे है, किस तरीके से। मैं तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा भाई,
मैं कह रहा हूं तूने नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, मैं अब तो पढ़ा रहा हूं ना भाई, अब तो पढ़ ले यार, समझे? चल अगला सवाल कह रहा है सर आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स हैविंग, आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स हैविंग, आइसोटोन्स क्या होते हैं भाई? मैंने बोला सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अरे हाय ना बोल यार। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स का सेम न्यूट्रॉन नंबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक भाई? यस सर, यस सर। देख पूछा ना भाई, थियरी से क्वेश्चन पूछा ना, तो कैसे नहीं पढ़ाऊं थियरी, कैसे बोलू तू कि भाई रहने दो, स्किप कर दो इसको। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज मिनिमम। देख थियरी से आया ना 2024 का, तुम्हारे सामने सवाल है भाई, आया ना भाई, 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबल होता है, आया ना? बोल भाई। अगला सवाल देख, कितनी बार सवाल पूछेगा, देख 2025 में भी पूछा सेम सवाल, और 2023 में भी अब और रिपीट होगा। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इतना एंड इतना। एक बात बता, न्यूक्लियर डेंसिटी तो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती है ना? तूने खुद पढ़ा था, ये देख कंफ्यूज कर रहा है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। खुद बता, क्या ये जो मेरी न्यूक्लियर डेंसिटी है ये मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? बता, क्या ये जो मेरी न्यूक्लियर डेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है कि नहीं है? बता। यस सर। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है तो मास नंबर क्या भी हो क्या फर्क पड़ेगा? 1:1 नहीं होना चाहिए, 1:1 नहीं होना चाहिए। बोल भाई, बोलना बोलना। चल आगे देख, ये देख मैं तेरे को होमवर्क दे सकता था पर चल मैं तेरे को फिर करा देता हूं, मेरे साथ ही कर ले। पहले तू स्टॉप कर दे 2 मिनट के लिए, पहले तू 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दे मेरे भाई, पहले तू 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दे मेरे भाई, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देख, रेडियस ऑफ इतना न्यूक्लियस, ये तेरा एक्स है मेरे भाई, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात बेटे, ये तेरा एक्स है बच्चे, ठीक है ना? 13 और 27, 13 और 27, ठीक है ना? इसका जो रेडिया है वो आर है बेटे, ठीक है ना? और इस वाले का रेडियस क्या होगा? अगला वाला क्या है? y53 125, इसका कुछ आर डैश होगा मान लेते हैं। सुन मेरी बात, इसका कुछ आर है, इसका आर डैश है। तुझको पता है आर ओवर आर डैश जो होगा वो क्या होएगा? इसका यानी कि 27 का पावर 1/3 अपॉन इसका ए यानी 125 का पावर 1/3। अभी तो बताया, अभी तो बताया कि R1 बटे R2 जो होता है वो A1/A2 की पावर 1/3 होती है। अरे हाँ ना बोल यार, अभी तो बताया, बताया कि नहीं बताया? हाँ सर बताया, बिल्कुल बताया सर। सुन मेरी बात, R बटे R डैश जो होगा वो क्या होगा भाई? तो 3 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर, सॉरी 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 काट, 3 से 3 काट, क्या बचा? 3/5 बचा। क्या बचा? 3/5। तो आर डैश क्या मिला मुझको? ये जरूरी होता है, 5r/3, 3r/5 नहीं 5r/3, 3r/5 नहीं 5r/3। कौन सा? 5r/3। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल यार, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। अगला, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना? ये तेरे लिए होमवर्क दे दिया मैंने, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का सवाल है, मैंने होमवर्क दे दिया, कोई बात नहीं। देख, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तेरा होमवर्क है भाई, थियरी से लर्न करना है। दो मास नंबर A1 और A2 है, क्या ये न्यूक्लियाई नेसेसरीली है आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट? ऐसा कुछ नहीं है, नो। बिकॉज देखो, मास नंबर भले ही सेम है बट उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। ध्यान से देखो, मास नंबर्स कैन बी सेम बट एटॉमिक नंबर्स कैन बी डिफरेंट, ऐसे कंडीशन में। जबकि हमको तो पता है कि आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर का होना मस्ट है भाई, तो इसका आंसर आएगा नो, इसका आंसर आएगा नो, इसका आंसर क्या आएगा? नो आ जाएगा, ठीक है ना? अगला देख, कह रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कही थी 2023 का सवाल है, ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। देख वही ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और आर वाला ग्राफ, और इसमें यह भी बताना है कि कौन सा रीजन अट्रैक्टिव है कौन सा रिपल्सिव है। याद है तुझे? ऐसा ग्राफ बनाया था तूने, याद है तुझे? कुछ ऐसा ग्राफ बनवाया था तुझसे, और हमने कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये तेरा 0.8 फर्मी है, याद है? और हमने कहा था ये जो एनर्जी है ये -100 है, और हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और हमने कहा था कि जब डिस्टेंस कम करेगा तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, याद है? याद है? और हमने कहा था डिस्टेंस बढ़ाएगा तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, याद है? थियरी में पढ़ाया था, आया ना सवाल? आया ना सवाल? 2023 में, ज्यादा पुराना सवाल भी नहीं है, सोच के देख सवाल कैसे पूछ रहा है, तेरे पास है, तेरे सामने है।
2023 सीबीएसई 2023 का सवाल देख क्या है, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मैंने कही थी, तो कैसे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। कैसे भैया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटली बोल रहा है, असम्पशन नहीं, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ा बहुत लिख देना कि भाई किस तरीके से उसने किया था, कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तो बस वही लिख देना कि एक पार्टिकल गया बीचों बीच से वापस आ गया, तो हमको लगा बीच में कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर वहां से हमको बोला था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो आपका लगभग 10 रेज टू द पावर -5 टाइम्स साइज ऑफ एटम है, -5 टाइम्स इंटू साइज ऑफ एटम है। या यू कह देना कि न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 है और इसका साइज 10 की पावर -10 मीटर है। ठीक है ना? प्रूव द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। यहां पर आपका पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, यहां पर आपका पूरा डेरिवेशन आ जाएगा भैया, यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटे, पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। सर द कर्व बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन, देख 2023 का सवाल है, एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। तो मैंने क्या कही थी, क्योंकि वो पड़ोसियों वालों से ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल नहीं है, पड़ोसियों के हिसाब से ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। तो न्यूक्लियर फोर्स अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा फ्यू सेंटीमीटर से तो ये ट्रू है भाई, जीरो हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर फोर्स, भाई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है, तो बी वाले पे क्लिक कर दोगे। याद रखना, अक्सर पेपर में प्रेशर की वजह से ट्रू नॉट ट्रू में बड़ा फर्क होता है। हम पढ़ लेते कि भाई ये तो ट्रू है, जबकि वो ट्रू नहीं होता, वो असल में नॉट ट्रू बोल रहा है, और हम ट्रू वाले पे क्लिक कर देते हैं, हमको लगता है ओ ये तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गलती नहीं करनी भाई, तुम लोग को जिंदगी में ये गलती कभी भी नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, अगला सवाल है भैया, which physical quantity in a nuclear reaction is considered equivalent to the Q value of the reaction। भाई साहब Q वैल्यू, तो Q वैल्यू मैंने अभी बताया ना कि भाई अगर पेपर में पूछा जाएगा तो Q वैल्यू जो है वो लगभग टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, हाँ कि ना, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो आप याद रखना कि Q वैल्यू जो न्यूक्लियर रिएक्शन में कंसिडर हो रही है उस दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। देखो 2020-21 का सवाल है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी। कह रहे सर 4 न्यूक्लियाई है, फ्यूजन कर रहे हैं हेवियर न्यूक्लियस बनने के लिए विद रिलीज ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द टू पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। डॉटर वाले का हायर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, क्योंकि भाई एक मिलकर 4 बना रहे हैं, तो 4 क्या होंगे, भारी होंगे। बताया था मैंने अभी कमरे वाला एग्जांपल, तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे, देख एक करा देता हूं, ये जरूरी है, 2015 में पूछा गया था। कह रहा सर एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, कह रहा है सर एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है। देखो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये 2 डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सही है ना भाई? तो अब देख एनर्जी जो है पेरेंट न्यूक्लियस का कितना होगा, पेरेंट न्यूक्लियस का एनर्जी कितना होगा, एक न्यूक्लियन का 7.6 है, हाँ कि ना, और टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं, 40, 240 मल्टीप्लाई हो गया। एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना होगा भाई, एक न्यूक्लियन का 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, और टोटल न्यूक्लियंस कितने, 120, और ऐसे कितने डॉटर न्यूक्लियाई है, 2। समझ में आया कि नहीं आया? बस क्या करना है, रिलीज एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा ई निकालनी है भाई, तो डेल्टा ई निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है भाई, डेल्टा ई निकालना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या करना है, डेल्टा ई निकालना है। कैसे करोगे भैया, 120 इंटू 2 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 6.5, यानी कि टोटल हो गया भैया, टोटल हो गया भैया 240 कॉमन ले लेंगे, और 8.5 माइनस 7.6 इज लाइक 0.9, तो अप्रोक्सीमेटली बेटे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये मैंने वहां पर जब पढ़ाया था तब भी करवा दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, डोंट वरी गाइस। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है सर देखो 2023-2025 का सवाल है, 2025 का सवाल है, कह रहा है सर कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस। तो कुछ करना ही नहीं है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, ठीक है ना, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन लेना है, ये ज्यादा होता है, इसमें से बेटे मास ऑफ ये माइनस करना है बच्चे, इसमें से ये मास, इसका मास माइनस करना है, समझे। तो ये आया तेरा मास डिफेक्ट, और मैंने कहा था ये तो एएमयू में आ रहा है, देख करके दिखाता हूं, 1.008665 यू प्लस बेटे इसका 1.007825, मैंने कही थी ना पेपर में आएगा, घबराना मत, माइनस इस वाले का मास 4.002603, माइनस किया भाई, ठीक है ना, और जो भी आंसर आया बेटे, जो भी आंसर आया
इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जो भी मेरा आंसर आया उसको मैंने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आंसर मल्टीप्लाई कर दिया, समझा ना? तो ये मेरा हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए बेटे, जो नहीं कराए, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना। जो नहीं कराए बेटे वो आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं आपको ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस दूंगा बेटे। ये जो पीडीएफ है ये तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बेटे। ऐसे ही और क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराओ नहीं भाई। लेक्चर को 1.5 घंटे का ही लगभग मैंने रखा है यहां पर भी, है ना? और फिर मैं वही बात बोलूंगा यार कि अगर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वो नोट्स वाला कॉन्सेप्ट चाहिए ना भाई, तो जो मैंने यहां पर बीच में देख रखा है, यहां पर आप ध्यान से देखना बच्चे, जो मैंने यहां पर दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। यहां पर देखो सब कुछ, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीट शीट्स, फॉर्मूला बुक्स, माइंड मैप्स, सैंपल पेपर्स, लगभग एवरीथिंग। सो आई विल से बच्चे ये आप कर लेना भाई। मैं आपसे अब मुलाकात करूंगा आप ही के अगले लेक्चर यानी सेमीकंडक्टर्स में। शाम को मिलते हैं, मुझे काम करना है उसकी फाइल के ऊपर, फाइल बनानी है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फिर आपको पढ़ाना है, फिर आपके पास वीडियो भेजनी है। तब तक के लिए आज अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा बेटे। मिलता हूं आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल दी वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय लर्नियर्स, जय हिंद।